स्टेम सेल। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड सेल्स। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है? अनडिफरेंशिएटेड मीन दे हैव डिवीजन प्रॉपर्टी। इनके पास डिवीजन प्रॉपर्टी तो होते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं, बट उन्हें अभी तक उनका पर्टिकुलर फंक्शन या जॉब असाइन नहीं हुआ होता, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में होते हैं। इस स्टेज के बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेते हैं। लेकिन जब तक किसी भी सेल को उसका पर्टिकुलर फंक्शन असाइन ना किया जाए, तब तक उनके लिए टर्म यूज होती है अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड सेल। याद रखिएगा, दो टर्म्स है, एक है अनडिफरेंशिएटेड और एक होती है डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि जो सेल है उसको उसका एक जॉब, उसका एक काम, उसके एक जो फंक्शन है वो उसको असाइन कर दिया गया है, उसने यही काम करना है। जिस तरह आरबीसीज है, आरबीसीज एक डिफरेंशिएटेड और एक मैच्योर सेल्स है। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। इसी तरह डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज का काम होता है, वो डिफेंसिव सेल है, उनका काम है डिफेंस प्रोवाइड करना, बॉडी की प्रोटेक्शन करना। ये सब क्या है? ये डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल्स हैं। इनको इनका एक फंक्शन पता है। जबकि अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड सेल्स वो होते हैं जिनके पास उनका एक काम, उनका एक फंक्शन नहीं होता, एक काम नहीं होता, उन्हें अभी तक उनकी जॉब असाइन नहीं की होती, लेकिन उनके पास जो डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हाई होती है। वो खुद को किसी भी तरह के सेल में, बॉडी के किसी भी तरह के सेल में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्टेम सेल जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी बॉडी के सेल्स को स्टेम सेल्स बनाती हैं। एक स्टेम सेल किस तरह से दूसरे बॉडी के सेल से डिफरेंट होता है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी बेस पर किसी भी सेल्स को स्टेम सेल कहा जा सकता है। तो स्टेम सेल्स के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिसकी वजह से वो उस खुद को स्टेम सेल्स कहला सकता है। वो है, एक है सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी और दूसरी है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। सेल्फ रिन्यूअल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी स्टेम सेल डिवाइड करते हैं तो वो अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाएंगे, अपनी रेप्लिका की फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे। जब भी स्टेम सेल डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा से दो तरह के सेल्स में डिवीजन होती है उनकी। एक होती है अपनी जैसी रेप्लिका कॉपी, अपने जैसे स्टेम सेल्स में डिवाइड करते हैं, और दूसरा होता है डॉटर सेल, या जिन्हें सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि अभी तक उन्हें अनमेच्योर फॉर्म में, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें एक उनका पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखें, ये स्टेम सेल है, यहाँ पर भी इनकी डिवीजन हो रही है। स्टेम सेल की दो तरह के सेल बनी है, एक उसकी बिल्कुल अपनी जैसी कॉपी बनी है। इस कॉपी अपनी जैसी कॉपी बनाने का क्या मतलब है? अपने आप को, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना। अगर स्टेम सेल्स हैं वो दोनों तरह के डिफरेंशिएटेड सेल्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो स्टेम सेल्स है उसका जो पूल है वो मेंटेन नहीं रहेगा पॉपुलेशन में, उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो स्टेम सेल है वो हमेशा एक अपनी जैसी कॉपी बनाएगा, और दूसरा जो है वो खुद को कन्वर्ट करेगा एक डॉटर सेल्स के अंदर। वो जो डॉटर सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएटिंग सेल्स होंगे, जो कि आगे से जाके स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सेल्फ रिन्यू इज द एबिलिटी टू मेक कॉपी ऑफ देमसेल्फ व्हाइल मेंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। सेल्फ रिन्यू का मतलब है अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाना, और इस चीज को मेक श्योर करना कि उसके अंदर भी अनडिफरेंशिएटेड स्टेट हो। वो जो अपनी जैसी रेप्लिका बना रहे हैं वो भी अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में हो, वो डिफरेंशिएट ना हो, ताकि अब ये जो स्टेम सेल, दूसरा स्टेम सेल बना है, नया बनने वाला स्टेम सेल, ये भी जब डिवाइड करेगा ये भी आगे से दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। एक अपनी जैसी कॉपी बनाएगा और एक जो है डॉटर सेल, स्पेशलाइज सेल्स बनाएगा। फिर वो जो स्टेम सेल है, जो कॉपी बनी होगी, वो रेप्लिका, वो भी आगे से जब डिवाइड करेगा तो वो भी दो तरह के सेल ही बनाएगा। एक स्टेम सेल हमेशा दो सेल्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसमें से एक उसकी अपनी रेप्लिका वो कॉपी होती है, अपने जैसा सेल होता है, जिसका मकसद ये होता है कि पॉपुलेशन को मेंटेन करना, और एक होता है डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना, डिफरेंशिएट होना, जिसने आगे से जाके कोई ना कोई फंक्शन गेन करना है, स्पेशलाइज सेल्स में खुद को कन्वर्ट करना। Differentiated make other types of cells, specialized cells of the body, specialized or differentiated cells play a particular role in the body। वही बात जो पहले हम लोग कर चुके हैं कि स्पेशलाइज और डिफरेंशिएटेड का मतलब ये होता है
कि उन्हें उनका एक पर्टिकुलर रोल या एक पर्टिकुलर जॉब जो होती है वो असाइन कर दी जाती है। जैसे कि ब्लड सेल्स, उनका एक अपना फंक्शन है, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, इन सब सेल्स जितने भी बॉडी के सेल्स हैं इनका अपना एक फंक्शन होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेम सेल्स रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड recreate itself while also having the ability to generate progeny capable of specializing into a more different cell type। वही सारी बातें इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर है लिखी हुई है जो हम लोग कर चुके हैं कि स्टेम सेल्स वही होते हैं जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, और जब डिवाइड करते हैं तो दो तरह के सेल्स बनाते हैं। एक अपनी जैसी रिक्रिएट इटसेल्फ, अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं। उसके अलावा एक ऐसा प्रोजेनी सेल बनाते हैं जो कि आगे फर्दर जाके स्पेशलाइज्ड होता है और वो एक खास तरह का जो फंक्शन है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म कर। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यू एंड डिफरेंशिएट? क्या जरूरत है कि स्टेम सेल्स खुद को सेल्फ रिन्यू भी करें और उसके साथ साथ वो डिफरेंशिएट भी हों? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेल्फ रिन्यूएबल की क्यों जरूरत है। सेल्फ रिन्यूएबल इज नीडेड बिकॉज इफ द स्टेम सेल्स डिडंट कॉपी देमसेल्फ यू वुड क्विकली रन आउट। It is important for the body to maintain a pool of stem cell to use throughout your life। अब इसको इस तरह से समझ लें कि अगर एक स्टेम सेल है वो खुद को रीन्यू नहीं करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो फौरन से डिक्रीज हो जाएगी, और जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो वो बाकी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस है उसको मेंटेन, उसके फंक्शंस को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। क्यों? जैसे अगर हम लोग आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसीज ने क्या होना होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब आरबीसीज जो हैं जब वो मैच्योर होते हैं, बहुत से ऐसे बॉडी के सेल्स होते हैं जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो अपनी जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं, वो डिवाइड नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक आरबीसीज भी हैं, न्यूरॉन सेल्स भी हैं, और भी बॉडी के बहुत से सेल्स हैं। जब वो मैच्योर होते हैं तो वो डिवाइड नहीं करते, उनकी जो डिवीजन कैपेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। अब 120 डेज के बाद आरबीसीज की डेथ हो गई है। अब जब आरबीसीज की डेथ हो गई, उन्होंने अपने जैसे आरबीसीज नहीं बनाए, और यहाँ से जो स्टेम सेल्स है जो आरबीसीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है वो भी अपनी जैसी कॉपी नहीं बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेम सेल्स की भी कमी हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आरबीसीज है उन्होंने तो 120 डेज के बाद अपने फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उन्होंने क्या होना है, उन्होंने उनकी डेथ होनी है, उन्होंने खत्म होना ही है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो जो होती है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होने लग जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्टेम सेल्स हैं वो जो अपने आप को रिन्यू करे, अपनी जैसी कॉपी बनाए, ताकि जब भी फ्यूचर में किसी दूसरे सेल्स की ज़रूरत पड़े तो वो खुद से क्या करे, फ़ौरन से डिफरेंशिएट हो जाए। क्योंकि एक स्टेम सेल्स जो है वो हमेशा दो तरह के सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, एक अपने जैसे रेप्लिका बनाता है और एक स्पेशलाइज सेल्स बनाता है। स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर होने के बाद अपना फंक्शन गेन कर लेते हैं, उन्हें उनका फंक्शन मिल जाता है। लेकिन जो रेप्लिका होता है उसका काम ये होता है कि वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहता है, वो खुद को किसी भी तरह के सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेम सेल जो है वो रीन्यू हो, अपनी जैसी कॉपी भी बनाए, ताकि जब भी स्पेशलाइज सेल्स की जिन्हें इनका एक फंक्शन मिल गया है, जो लॉस कर चुके हैं, अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर सकते, माइटोसिस नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, जो रेप्लिका बनी है वो फौरन से डिवाइड हो और एक उस तरह के स्पेशलाइज सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में क्यों मतलब डिफ्रेंशिएट क्यों हो, डिफ्रेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज स्पेशलाइज सेल्स आर यूज्ड अप। वही बात, स्पेशलाइज सेल जो होते हैं वो यूज होते हैं, डैमेज होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब जब ये सारा कुछ होगा तो तब क्या होगा, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑल द टाइम ड्यूरिंग योर लाइफ स्पेशलाइज सेल्स कैन नॉट डिवाइड। स्पेशलाइज सेल्स के अंदर ये नहीं होती एबिलिटी कि वो माइटोसिस कर सके, खुद को डिवाइड कर सके एंड मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, वो अपनी जैसी कॉपीज बना सके। बट दे नीड टू बी रिप्लेस फॉर योर बॉडी टू कैरी ऑन अ वर्किंग। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि जब उनकी डेथ हो जाए, वो डैमेज हो जाए या वो यूज हो जाए, तो उसके बाद से उन्हें रिप्लेस किया जाए, एक सेल की जगह दूसरा सेल आ सके। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी नीड्स 1 मिलियन न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे। हर रोज एक नए 1 मिलियन ब्लड सेल्स की जरूरत होती है। अब आरबीसी से ले लें, 120 डेज बाद उनको रिप्लेस करना जरूरी है। एक आरबीसी जिसकी डेथ हो गई है उसकी जगह दूसरे आरबीसी को आना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, अगर आरबीसी खत्म हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी स्टेम सेल्स की,
तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं हो सकेंगे, आरबीसीज नहीं होगी। इसी तरह डब्ल्यूबीसीज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा कम होता है। उनका किसी का 3 दिन का होता है, किसी का 2 दिन का होता है। वो उसके बाद क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज की डेथ हो जाती है, वो फैगोसाइटोस हो जाते हैं। तो इसलिए नए डब्ल्यूबीसीज का बनना ज़रूरी है। इसी तरह जो नर्व सेल्स हैं, उन नर्व सेल्स के अंदर भी एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड कर सकें, वो माइटोसिस की स्टेज में जा सकें। तो वो क्या होंगे, उनकी जगह एक नए सेल्स को लेना ज़रूरी है। इसलिए स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि खुद को रीन्यू भी करें, अपनी जैसी कॉपी भी बनाएं, उसके साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी हों। रीन्यू इसलिए करें क्योंकि जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती, वो माइटोसिस नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक अपनी जैसी कॉपी बनाना ज़रूरी है, अपने जो पॉपुलेशन उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और डिफ्रेंशिएशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पूरी की पूरी बॉडी है वो अपने फंक्शंस को हर रोज़ परफॉर्म कर सके। We all have stem cells in our bodies all the time. They are essential for keeping us fit and healthy. हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो हमें कर सके, हमें फिट रख सके और हेल्दी रख सके। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेम सेल कैन रीजनरेट देमसेल्फ और प्रोड्यूस स्पेशलाइजिंग सेल टाइप्स. These properties make stem cells appealing for scientists seeking to create medical treatment that replace lost or damaged cell. स्टेम सेल जो हैं वो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, उसके अलावा वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक स्पेशलाइज सेल्स के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्टेम सेल्स ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, मॉडर्न मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट में साइंटिस्ट के लिए की कंपोनेंट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स को यूज़ करते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट में अचीवमेंट की जा सके, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। अब डिस्कस करते हैं स्टेम सेल डिवीजन को, देखते हैं कि किस तरह से स्टेम सेल डिवाइड करते हैं। स्टेम सेल की जो डिवीजन होती है वो 2 वे से होती है। एक होती है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन और दूसरी होती है सिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि जब भी मदर स्टेम सेल डिवाइड करती है एसिमेट्रिकली, तो वो हमेशा से 2 तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करती है। वो सेल्स जो कि 2 डिफरेंट तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं विद डिफरेंट फेट्स, इनका अपना अपना फेट जो होता है, वो फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। उनमें से जो एक स्टेम सेल्स होता है वो अपनी ही जैसी रेप्लिका को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो स्टेम सेल्स हैं वो एक उनमें से जब भी डिवाइड करेगा वो एक अपनी जैसी स्टेम सेल को प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ वो एक डॉटर सेल्स को या प्रोजेनेटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, जो कि आगे फर्दर जाके मेच्योर होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के उसको एक असाइन कर दिया जाएगा, फंक्शन जो है वो गेन कर लेगा। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन इज अ सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल। नॉर्मली जो स्टेम सेल डिवाइड करते हैं वो एसिमेट्रिकली ही डिवाइड करते हैं और ये उसकी सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक होती है एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन की। 2 सेल में डिवाइड होना, एक जो है वो अपनी जैसी रेप्लिका को प्रोड्यूस करना और एक अपने प्रोजेनेटर सेल्स को प्रोड्यूस करना। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन प्रीडोमिनेंट। जब भी डेवलपमेंट हो रही होती है ऑर्गेनिज्म की, उस वक्त भी एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन जो होते हैं वही डोमिनेट होती है, वही देखने को मिलती है। अब दूसरी जो है वो है सिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन। सिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड करता है तो इसमें क्या होता है कि 2 एक जैसे सेल प्रोड्यूस होते हैं। जब भी मदर स्टेम सेल डिवीजन में जाती है, वहां से डिवाइड होती है, डिवीजन होती है मदर स्टेम सेल का, तो वहां से 2 एक जैसे सेल प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर भी 2 सेल ही प्रोड्यूस होते हैं, 2 सेल ही बनते हैं, लेकिन वो एक जैसे होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग नहीं होता, वो सेम होते हैं। या तो दोनों के दोनों प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगे जो कि आगे से जाके डिफ्रेंशिएट होंगे, मैच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो वो गेन कर लेंगे। या फिर क्या होगा, दोनों ही स्टेम सेल्स बनेंगे, दोनों ही सेल जो हैं वो उस स्टेम सेल की रेप्लिका होगा जिससे वो डिवाइड हो गए। जैसे मदर स्टेम सेल थी वैसे ही उस तरह की ही बन जाएगी। और इस तरह की जो डिवीजन होती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका प्राइमरी रोल ये होता है कि सेल डिवीजन प्रोलिफरेशन करना, यानी कि अपने सेल पॉपुलेशन को एक्सपेंड करना। इसमें यही होता है कि जब भी
अगर एक सेल है, मदर सेल डिवाइड हुई है, उसने दोनों प्रोजेनाइटर सेल्स बना दिए हैं, स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा, जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो एक्सपेंड कर जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मदर सेल जो है वो स्टेम सेल, दोनों ही स्टेम सेल्स बना रही है और उसमें से कोई भी प्रोजेनाइटर सेल नहीं बन रहा, तो इससे क्या होगा, स्टेम सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो प्रोजेनाइटर सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएंगी। यानी कि दो केस है यहाँ पर, सिमेट्रिकल डिवीजन में दो केस होते हैं। या तो एक केस में दोनों के दोनों सेल जो है वो प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगे, अगर दोनों प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगे तो स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिन्होंने आगे से जाके कोई ना कोई फंक्शन गेन कर लेना है। इस तरह से जो स्टेम सेल्स है उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोजेनाइटर सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर दोनों ही सेल जो हैं वो स्टेम सेल्स में बन रहे हैं, कोई उनमें से प्रोजेनाइटर सेल नहीं बनना, कोई भी डिफरेंशिएटेड सेल नहीं बनना, तो स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। और इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो नॉर्मली डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है, जैसे कि कैंसर सेल्स में, कैंसर कंडीशन में क्या होता है कि कैंसर में हमेशा होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, जिसमें वैसे क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करता है, कुछ टाइम के बाद उसकी डिवीजन खत्म हो जाती है, लेकिन कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती रहती है, सेल डिवाइड करते रहते हैं और एक ही तरह के सेल जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ये होती है कैंसर कंडीशन। और जो सिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन है ये ज्यादातर जब भी डिजीज कंडीशन होती है, कैंसर कंडीशन होती है, उसमें देखने को मिलती है। इसमें भी यही होगा, एक तरह के सेल ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहेगी, या तो स्टेम सेल्स ही बनते रहेंगे, वो स्टेम सेल्स ही बनाते रहेंगे, वो डिवाइड करते रहेंगे, स्टेम सेल्स बनाते रहेंगे, अपने जैसे स्टेम सेल्स बनाते रहेंगे, या फिर प्रोजेनाइटर सेल्स बनते रहेंगे और स्टेम सेल्स की जो है वो डेफिशिएंसी होती जाएगी। तो ये जो सिमेट्रिक डिवीजन है वो ज्यादातर कैंसर कंडीशन में देखने को मिलती है। और जो नॉर्मली सेल डिवीजन हो रही होती है स्टेम सेल्स की, या बॉडी में ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के टाइम पर जो डिवीजन देखने को मिल रही होती है वो होती है एसिमेट्रिक। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन में एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, जबकि डिजीज कंडीशन में, कैंसर कंडीशन में सिमेट्रिक डिवीजन होती है। नेक्स्ट टर्म है स्टेम सेल नीच। स्टेम सेल नीच क्या होती है, is an area of tissue that provide a specific microenvironment in which stem cells are present in an undifferentiated and self-renewable state। स्टेम सेल नीच वो एक एरिया होता है जो कि किसी भी स्टेम सेल्स को एक स्पेसिफिक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि स्टेम सेल्स वहां पर रह सके, अनडिफरेंशिएटेड और सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में रह सके। वो इन्वायरमेंट जहां पर स्टेम सेल रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, उसको बोला जाता है स्टेम सेल नीच। जैसे कि अगर हम लोग बोन्स की बात करें, बोन्स के अंदर बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि फर्दर ब्लड सेल्स को बनाते हैं, तो वो जो बोन मैरो का एरिया है जहाँ पर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है उसका स्टेम सेल नीच। अब स्टेम सेल नीच के अंदर जो सेल होता है वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है और सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में होता है। जैसे ही सेल है, मदर सेल है, वो डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, एक अपनी रेप्लिका बनाएगा, अपनी तरह का सेल बनाएगा और एक प्रोजेनेटर सेल, डॉटर सेल बनाएगा। अब वो जो रेप्लिका है वो तो क्या करेगी, वो उसी स्टेम सेल नीच के अंदर ही रहेगी क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो सेल्फ रिन्यू हो सकती है। लेकिन जो प्रोजेनाइटर सेल है वो क्या करेगा, वो स्टेम सेल नीच को लीव कर देगा, उस एनवायरनमेंट को लीव करेगा। जैसे ही वो लीव करेगा, वो लीव क्यों करेगा, ताकि वो आगे से जाके मेच्योर हो सके और डिफ्रेंशिएट हो सके और अपना एक पर्टिकुलर जो जॉब है या फंक्शन है उसको गेन कर सके। इसके बाद आ जाती है पोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल। पोटेंसी मीन पावर, या इस तरह से समझ लें कि काम करने की एबिलिटी। पोटेंसी इज द एबिलिटी और पावर ऑफ द स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। पोटेंसी एक स्टेम सेल्स की वो पावर है जो कि उसको डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिवाइड करती हैं। जो सेल जितना ज्यादा डिफरेंट तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, इट मीन कि उसकी पोटेंसी उतनी ही ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है अपने आप को डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट करने की। The more cell types a cell can differentiate, the greater its potency। वही बात, जितना जो सेल अपने आप को डिफरेंट तरह के सेल्स में डिवाइड करेगा उसकी पोटेंसी, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। पोटेंसी की बेस पर सेल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ
मूव करते हैं सेल्स की पोटेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, यानी कि पोटेंसी की बेस पर स्टेम सेल्स को डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यूनिपोटेंट। फ्रॉम ग्रेटेस्ट पोटेंसी टू लीस्ट पोटेंसी, इसका मतलब है कि जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, इनकी जो पोटेंसी है, इनकी जो पावर है डिवाइड करने की, डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर डिवाइड करने की, वो कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा पोटेंसी जो होती है वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल की, टोटी मीन टोटल, पूरे के पूरे स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। एक स्टेम सेल है वो पूरे के पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको बना सकते हैं। उसके बाद आती है प्लूरीपोटेंट की पोटेंसी, इनकी जो टोटीपोटेंसी से कम होती है। फिर आती है मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट भी इनके अंदर काफ़ी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, लेकिन टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट से इनकी कम होती है। फिर उसके बाद ओलिगोपोटेंट, और सबसे कम जो होती है वो होती है यूनिपोटेंट। अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मीन टोटल पोटेंसी, पूरी की पूरी पावर होना। ये वो स्टेम सेल्स हैं जिनकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो डिवाइड करके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, पूरी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन सेल्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल स्टेजेस में होती हैं, जैसे कि प्लेसेंटा, यॉर्क सैक, एम्बेलिकल कॉर्ड। ये वो सेल्स हैं जो सिर्फ फेटल डेवलपमेंट में इनकी ज़रूरत होती है, बर्थ के बाद इनका कोई काम नहीं होता। ये पूरी की पूरी बॉडी को नहीं बनाते, जैसे कि प्लेसेंटा, यॉर्क सैक, एम्बेलिकल कॉर्ड, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नहीं बनाते, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेज में फेटल की डेवलपमेंट के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर जो फेटल की फिटस की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। जैसे कि इनका क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इम्प्लांटेशन करना, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन वगैरह की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो इनके अंदर इतनी पोटेंसी होती है, वो खुद को किसी भी बॉडी के ऑर्गन, सेल, टिश्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो सेल्स भी बनाते हैं, उन सेल को भी स्टेब्लिश करते हैं जिनकी फिटस की डेवलप एसेंशियल रोल होता है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रा की एग्जाम्पल ले लें, तो हाइड्रा के अंदर हर इंडिविजुअल सेल्स जो होता है वो टोटीपोटेंट होता है। अगर हाइड्रा का एक पार्ट ब्रेक हो जाए तो वो टूटा हुआ पार्ट जो है वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे एक नए हाइड्रा को बना देगा। इसी तरह स्पंज के अंदर एक स्पोर जो है वो पूरे का पूरा टोटीपोटेंट होता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म को स्टेब्लिश कर सकता है। हाइड्रा का हर इंडिविजुअल सेल, स्पंज का हर स्पोर जो है वो टोटीपोटेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स को डेवलप कर सकता है, पूरे की पूरी जो इंडिविजुअल की बॉडी है उसको बना सकता है। इसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जाइगोट एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 सेल स्टेज तक टोटीपोटेंट है। 8 सेल स्टेजेस तक सभी सेल्स जो हैं वो टोटीपोटेंट है। सभी सेल्स के अंदर पूरी बॉडी को डेवलप करने की एबिलिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, 8 सेल स्टेज के तक। जो जाइगोट का हर सेल जो है वो टोटीपोटेंट है। उसके बाद जो पोटेंसी है उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि 8 सेल के स्टेज तक जो पूरे का पूरा सेल है, अगर उसको निकाल के वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या करेगा, एक पूरी ह्यूमन बॉडी को ग्रो कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, डेवलप कर सकता है। लेकिन उसके बाद 8 सेल स्टेज के बाद क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, तो उनकी जो पोटेंसी का लेवल है वो कम हो सकता है, वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल को नहीं बना सकते। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स सेकंड नंबर पर जो आते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के बाद, वो होते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इनकी पोटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये भी खुद को, इनके अंदर इतनी पावर होती है, ये किसी भी सेल के अंदर खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोटेंसी जो होती है वो टोटीपोटेंट से कम होती है। आफ्टर द 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर डिवाइडेड इनटू 2 सेल टाइप। 8 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टोमियर डिफ्रेंशिएट होकर 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, एक होता है ट्रोफेक्टोडर्म और एक होता है आईसीएम, जिन्हें इनर सेल मास भी कहा जाता है। ट्रोफेक्टोडर्म क्या करते हैं, ट्रोफेक्टोडर्म जो वो सेल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, उसके अलावा यॉर्क सैक होते हैं, ये वो बनाते हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एम्ब्रियो को मदर की बॉडी में इम्प्लांट होने में हेल्प करते हैं। ये प्लेसेंटा का क्या काम होता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसके अलावा मदर के यूट्रस में
बेबी को इम्प्लांट होने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो ट्रोफेक्टोडर्म का ये काम होता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप होती है सेल्स की, वो होती है आईसीएम, जिन्हें इनर सेल मास कहा जाता है, जो पूरी बॉडी को बनाते हैं। एम्ब्रियो के सारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो आईसीएम से ही डेवलप हुए होते हैं। हमारी इस टाइम जो बॉडी है, इसके जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे आईसीएम से ही डेवलप हुए हैं। वो सारे के सारे किसने बनाए हैं? इनर सेल मास ने बनाए हैं, एक्सेप्ट प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा जो कि ट्रोफेक्टोडर्म से बना है, और वो ट्रोफेक्टोडर्म कहाँ से स्टैब्लिश हुआ है? वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल से डेवलप हुई है। यहाँ पर याद रखिएगा, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो सब तरह की बॉडी को बना सकते हैं, सारी तरह की बॉडी के सेल्स को बना सकते हैं, लेकिन वो किसको नहीं बना सकते? वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, प्लेसेंटा को, एम्बेलिकल कॉर्ड, ये उनको नहीं बना सकते। तो इसी वजह से जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, इनकी पोटेंसी जो है वो टोटीपोटेंट से कम होती है। Pluripotent stem cells can give rise to all cell type of the body except placenta of an organism. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को नहीं बना सकते, ये बाकी बॉडी के सारे टिश्यूज को बना सकते हैं। अब ये जो आईसीएम है, एक्चुअली आईसीएम जो है, इनके लिए टर्म यूज होती है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो एम्ब्रियो होता है उसकी बॉडी को बना सकते हैं। ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स फर्दर 3 तरह की जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं 3 जर्म लेयर से ह्यूमंस की जो पूरी की पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है, टिश्यूज हैं, वो डेवलप होते हैं। इन तीनों लेयर्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से डेवलप हुए होते हैं। याद रखिएगा, इन तीनों लेयर्स से, इनके अंदर ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये आईसीएम से डेवलप होती हैं। आईसीएम जो है वो एक प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, और यही पूरे के पूरे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक्टोडर्म की बात कर लें, तो एक्टोडर्म हमारी बॉडी की स्किन, हेयर बनाते हैं, जो आउटर लाइनिंग होती है हमारी बॉडी की वो सब बनाते हैं। नेल्स हो गए, नर्वस सिस्टम वगैरह हो गया। अगर मेसोडर्म्स की बात करें तो मेसोडर्म से इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह, लंग्स, स्केलेटल मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, बोन्स वगैरह, ये सारी स्टैब्लिश होती हैं। एंडोडर्म लेयर से बात करें तो जितना भी हमारा जीआईटी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वो सारे उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारे कहाँ से एस्टेब्लिश होते हैं? ये होते हैं एंडोडर्म लेयर से। ये सभी सेल्स ऑल्थो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से अराइज होते हैं, और इन ऑर्गन्स में भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन वो प्लोरीपोटेंट नहीं होते। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं एंडोडर्म लेयर, मेसोडर्म लेयर के, एक्टोडर्म लेयर के, इनके जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं ये सारे के सारे प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि जो कि आईसीएम, इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट है, उनसे स्टैब्लिश हुए हैं। और इन सब के अंदर भी स्टेम सेल्स होंगे, लेकिन वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम लोग पेंक्रियाज की बात कर लें, लीवर की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, बोन्स की बात कर लें, इन सब के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब के अंदर स्टेम सेल्स होंगे, लेकिन वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स नहीं होंगे। वो पूरी की पूरी बॉडी को स्टेब्लिश नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी बॉडी को नहीं बना सकेंगे। अगर लीवर के सेल्स हैं वो लीवर के सेल्स को ही बनाएंगे, पेंक्रियाज के स्टेम सेल जो हैं वो पेंक्रियाज के स्टेम सेल्स को ही बनाएंगे। इसी तरह हार्ट के जो सेल्स हैं वो उनके सेल्स बनाएंगे, बोन्स के सेल्स बोन्स के से रिलेटेड सेल्स ही बनाएंगे, लेकिन बोन्स के सेल्स जो है वो पूरी एक बॉडी को नहीं बना सकते। बोन्स के सेल्स कभी भी लीवर के सेल्स नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे? उनकी पोटेंसी कम हो जाएगी। आईसीएम की पोटेंसी, आईसीएम के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लोरीपोटेंट होते हैं, उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो भी हर अपने आप को हर तरह की बॉडी के सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं बना सकते? वो प्लेसेंटा नहीं बना सकते। प्लेसेंटा कहाँ से स्टैब्लिश हुआ था? वो हुआ था टोटीपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है, प्लोरीपोटेंट की जो पोटेंसी है वो कम हो गई। अब इसी तरह ये जो बाकी इनसे ये जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से सेल अराइज हुए, इनकी पोटेंसी भी आगे कम होती जाएगी। ये भी एक खास तरह के स्टेम सेल्स को बनाएंगे, एक खास तरह के सेल्स को बनाएंगे, लेकिन हर तरह की बॉडी के सेल्स को नहीं बनाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट टाइप आ जाती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इनकी पोटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो पोटेंसी है वो प्लोरीपोटेंट से कम होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
Multipotent stem cells can differentiate into the various cell types in a family of related cell. ये भी काफ़ी ज़्यादा खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की सेल टाइप्स के अंदर, लेकिन ये ज़्यादातर खुद को रिलेटेड फैमिली से, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। वो बोन मैरो क्या करता है, उसके अंदर स्पेशल टाइप के हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है खुद को डिफ्रेंशिएट करना डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स के अंदर, जैसे कि आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये होते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से। और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन की बोन मैरो के अंदर। इसी तरह इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स, इनकी एग्जाम्पल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की, ये भी अपने से रिलेटेड फैमिली के जितने भी होते हैं सेल्स, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल्स होते हैं, ये उनके अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। इसी तरह मेम्ब्री स्टेम सेल, मिजनकाइमा सेल जो हमारी बोन्स के कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, ये इनके सारे के सारे सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। उसके बाद टाइप आ जाती है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स की। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स क्या करते हैं, इनका जो नंबर हो जाता है डिफ्रेंशिएट होने का, वो लिमिटेड हो जाता है। इनकी पोटेंसी जो होती है वो होती है, लेकिन बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है, और ये खुद को एक पर्टिकुलर लाइन एज के अंदर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है अडल्ट लिम्फोइड और मेलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर हमने बात की कि बोन मैरो के अंदर जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी क्या होते हैं, इनके अंदर भी ये भी खुद को दो तरह के लाइनेज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लिम्फोइड लाइनेज और एक होती है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। अब ये जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, इनसे आगे डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं। मेलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स की बात करें तो इससे बनते हैं मास्ट सेल, माइलोब्लास्ट, उसके साथ आरबीसीज माइलोड से बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मास्ट सेल्स बनेंगे, माइलोब्लास्ट बनेंगे, आरबीसीज बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनेंगे। अब जो माइलोब्लास्ट है वो आगे से डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और जो मोनोसाइट्स हैं वो आगे से डिफ्रेंशिएट होंगे मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर। दूसरी जो लाइनेज आ जाती है वो होती है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से सिर्फ 3 तरह के सेल्स बनती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। तो इस तरह से जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स थे, उनके अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे, वो खुद को किसी भी टाइप के सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। उनकी जो पोटेंसी थी वो ज़्यादा हाई थी। उसके बाद जो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल आ गए, इनकी जो पोटेंसी थी वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कम हो गई थी। ये खुद को सिर्फ 2 तरह के प्रोजेनाइटर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर और माइलॉइड प्रोजेनाइटर। और जो लिम्फोइड है, लिम्फोइड से सिर्फ 3 सेल्स बन सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। लिम्फोइड से आरबीसीज नहीं डेवलप हो सकते, लिम्फोइड से प्लेटलेट्स नहीं बन सकते। इसी तरह जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है, इनसे आरबीसीज भी बन सकते हैं, इनसे प्लेटलेट्स भी बन सकते हैं, लेकिन माइलॉइड से ना तो बी सेल्स बन सकते, ना ही टी सेल्स और ना ही एनके सेल। तो इनकी जो पोटेंसी है वो लिमिटेड हो गई है, तो ये खुद को लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स के अंदर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है यूनिपोटेंट। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, इंडिविजुअल। दे कैन ओनली डिफ्रेंशिएट इनटू वन टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। दे कैन प्रोड्यूस सेल्स ओनली ऑफ देयर ओन टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को एक ही तरह के सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर अपने ही टाइप के सेल्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए स्टेम सेल्स की टर्म यूज होती है। क्यों? सिंस दे हैव द एबिलिटी टू रीन्यू देमसेल्फ, दे आर नाउन एज यूनिपोटेंट स्टेम सेल। क्योंकि ये खुद को रीन्यू कर सकते हैं, उसके अलावा डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ऑल थ्रू अगरचे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों करेक्टरिस्टिक्स पर स्टेम सेल्स की के ऊपर पूरा उतरते हैं। स्टेम सेल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? एक तो खुद को रीन्यू कर सकना, तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो खुद को रीन्यू करते हैं, अपने जैसे स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट होते हैं, अगरचे ये एक ही तरह के सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन इसीलिए इन्हें कहा जाता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स की, जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना। उसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है ओगोनिया की, जो कि
ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये भी एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं और ये भी इनका क्या काम होता है, एक जैसे ही एग सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो ये है यूनिपोटेंट। अब देखते हैं कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल से यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की तरफ, इनकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा, इनकी पोटेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा हाई जो थी वो टोटिपोटेंट थी, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की थी, क्योंकि हर तरह की बॉडी के सेल्स के अंदर खुद को ये डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। इन्होंने प्लेसेंटा भी बनाया, उसके साथ साथ इन्होंने बाकी सेल्स को भी बनाया, इन्होंने आईसीएम को भी बनाया। उसके बाद आ जाती है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि आईसीएम, जिनकी एग्जाम्पल थी आईसीएम ने पूरी बॉडी स्टेम सेल्स को बनाया, उनकी पोटेंसी टोटिपोटेंट से कम हो गई थी। फिर नंबर आ जाता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ने, इन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड सेल्स को बनाया। इसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की देख ली थी, उसके अलावा मेसेनकाइमल सेल्स की, मेमोरी सेल्स की देख ली थी। फिर नंबर आ जाता है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स है। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो खुद को एक पर्टिकुलर लाइनेज के सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पोटेंसी कम होती है वो होती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को एक ही तरह के स्टेम सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इनकी एग्जाम्पल हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया की देखी। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ स्टेम सेल।